आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज समझिए.com में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। ईरान युद्ध में कौन 19 पढ़ रहा है और कौन 20, दुनिया देख रही है। एक तरफ युद्ध को लेकर ट्रंप घिरते जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ईरान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दुनिया परेशान है, कहीं एलपीजी तो कहीं पेट्रोल डीजल जनता और सरकार का तेज निकाल रही है। अब युद्ध की वजह से कई देशों में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। खाड़ी देशों में भी समझ लिया है कि वो ट्रंप की वजह से फंस गए हैं। इस तरह सबके निशाने ट्रंप आ गए हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं और बढ़ने वाली हैं और उन पर हमले तेज होने वाले हैं। अब ऐसे में पहला सवाल कि 19 दिन बाद आखिर ईरान युद्ध किधर जा रहा है। ट्रंप के फैसले कहां तक सही साबित हो रहे हैं या ट्रंप खुद के बुने जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। क्योंकि माना यह जा रहा है कि ट्रंप ने बिना हॉर्मुज पर कोई प्लान बनाए ईरान पर अटैक कर दिया। दूसरा सवाल यह है कि क्या गैस के बाद अब पेट्रोल में आग लगने का यहां पर नंबर आने वाला है। क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है उससे भारत अछूता नहीं रह सकता। दुनिया के करीब 90 देशों में बताया जा रहा है पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और महंगाई एक बार फिर अपना रंग दिखाने लगी है। तीसरा और अहम सवाल कि क्या ईरान युद्ध में अब तक अमेरिका को क्या मिला। ईरान युद्ध में क्या मिला अमेरिका को। क्या ईरान के बड़े नेताओं के मारे जाने की बात की है तो ये अमेरिका की सफलता मान सकते हैं। तो बने रहिए आप समझिए.com के साथ, क्योंकि हम बतलाएंगे 19 दिन के ईरान युद्ध में ट्रंप को क्या मिला। इसके साथ क्या ट्रंप अब कहा जा रहा है आर्थिक सफलता से निराश हैं और उनकी बौखलाहट सामने नजर आ रही है। आत्मविश्वास से लबरेज है ट्रंप और ईरान पर विजय क्या पाकर रहेंगे, ये आपको हम समझिए.com में आज बताएंगे। और चलिए अब बताएंगे खबर क्या है। ईरान युद्ध पहले से भीषण हो चुका है। ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज में बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। हॉर्मुज पर ट्रंप की नाकामी की चर्चा तेज हो गई है। ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। अब पेट्रोल और डीजल ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। 90 देशों में पेट्रोल डीजल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, जिससे युद्ध और लंबा खिंचा। तो महंगाई से दुनिया जरूरी तौर पर कहा जा रहा है कि परेशान होगी, क्योंकि ये युद्ध में जिस तरीके से लगातार ये हाहाकार है, कई देशों की आर्थिक नुकसान पहुंचने की खबर भी सामने आई है। इसके साथ आपको जानकारी हम देंगे कि ईरान युद्ध के 19 दिन हो चुके हैं और अब कौन किस पर भारी पड़ रहा है, ये सवाल चर्चा के केंद्र में है। सबसे पहले जरा दो तस्वीरों पर चलते हैं। टेलीविजन स्क्रीन की दो खिड़कियों में ट्रंप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों तस्वीरों को गौर से आपको देखना होगा, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों से ईरान युद्ध को समझा जा सकता है। पहली तस्वीर इसी 28 फरवरी की है दर्शकों, जिस दिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। उसके कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने हमले को लेकर बयान जारी किया, जबकि दूसरी तस्वीर कल की है, यानी 18 मार्च की आपको दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरों में आप ट्रंप के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं। 28 फरवरी की तस्वीर में ट्रंप स्थिर और आत्मविश्वास से लबरेज देखे जा रहे हैं। तब उन्होंने ईरान को नेस्तनाबूद करने की घोषणा कर दी, ईरान पर हमले को सफल बता दिया। लेकिन ईरान युद्ध के 19वें दिन के बाद ट्रंप का कॉन्फिडेंस डगमगाया सा लग रहा है। उनके पास शब्द कम पड़ रहे हैं और बड़े सोच समझे अंदाज में वो बोले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, जिस सोच के साथ ट्रंप मैदान में उतरे वो हिल रहा है। ईरान 19 दिन से लगातार अपने दुश्मनों पर हमले जारी रखे हुए है। खासकर खाड़ी देशों पर तो ईरान तांडव कर रहा है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि खाड़ी देशों ने सोचा भी नहीं होगा कि ईरान इस तरह उन पर कहर ढाएगा। खाड़ी देशों का आत्मविश्वास डोल गया है। उनके पास कोई हथियार नहीं है जो ईरान को रोक सके। अमेरिकी एयर डिफेंस को चकमा देकर ईरानी मिसाइलें दुश्मन देशों को दहला रही हैं। खाड़ी देश खुद को
अकेला महसूस कर रहे हैं। यानी यहां पर माजरा साफ है, खाड़ी देश अभी अकेले नजर आ रहे हैं। अब जरा 28 फरवरी और 18 मार्च का वो बयान आपको सुनाएंगे जिसे सुनकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप के बॉडी लैंग्वेज कैसे बदल गए। पहले बयान में ट्रंप ईरान पर हुए ताजा हमले पर बोल रहे हैं, जबकि दूसरे बयान में ट्रंप ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी के मारे जाने पर बोल रहे हैं। आपको बयान सुनाते हैं। Short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. The top person was, they say, a lot of people say their actual top was killed yesterday, along with somebody else who was responsible for the killing. The man that was responsible for the killing of 32,000 people over the last 2 weeks, he was in charge of the killing of protesters. It's an evil group. I mean, they've killed much more than 32,000 people. And the man who was responsible for that was also killed yesterday. तो ये आपने ट्रंप को सुन लिया। ये हम क्यों कह रहे हैं कि अब ट्रंप पर हमले तेज हो रहे हैं? दरअसल ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका से एक और बड़ी खबर ये है कि जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छी खबर नहीं है, तो वो ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की अपनी ही सरकार में ईरान युद्ध को लेकर मतभेद शुरू हो गए हैं। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो कैंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है। और जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है कि काफी विचार करने के बाद वो अपना पद छोड़ रहे हैं। जो कैंट के मुताबिक अमेरिका को ईरान से तुरंत कोई खतरा नहीं था, इसके बावजूद अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। उन्होंने ये भी लिख दिया कि ईरान युद्ध अमेरिका ने इजराइल के दबाव में शुरू किया है। और जो कैंट के इस्तीफे ने अमेरिका में ही राष्ट्रपति ट्रंप की इस ईरान की युद्ध नीति पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जो कैंट डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर हैं। ये बहुत बड़ा पद अमेरिका में माना जाता है और उन्होंने सीधे राष्ट्रपति ट्रंप को अपना इस्तीफा दे दिया है। वो कहते हैं कि मैंने यह फैसला बहुत विचार विमर्श करने के बाद लिया। मैं अपनी अंतरात्मा के अनुसार ईरान में चल रहे युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता। ईरान ने हमारे राष्ट्र के लिए कोई तत्कालिक खतरा पैदा नहीं किया था और यह स्पष्ट है कि हमने यह युद्ध इजराइल और उसकी शक्तिशाली अमेरिकी लॉबी के दबाव की वजह से शुरू किया। यह साफ साफ उन्होंने कहा है। तो आप समझ लीजिए दर्शकों कि अब कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम का पहला विकेट अब गिर चुका है। और यही वजह है कि हम आपको कह रहे हैं कि ये ट्रंप के कहीं ना कहीं मतभेद जो चल रहे हैं अमेरिका में, उसकी शुरुआत हो गई है। अब कुछ और जानकारी मैं आपको दूंगी। अब आपको दिखाने की बारी आ गई है कि इस समय अमेरिका सहित पूरी दुनिया में एक सवाल पर बड़ी चर्चा हो रही है और वो ये है कि क्या ईरान युद्ध के सिर्फ 19वें दिन में ही अमेरिका के बड़े बड़े घातक हथियार अब खत्म हो रहे हैं। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक आपको बताएं कि अमेरिका ने अपनी महंगी महंगी मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान युद्ध के पहले 100 घंटे में ही अमेरिका ने 168 टॉम हॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया और एक टॉम हॉक मिसाइल की कीमत 33 करोड़ है। इस हिसाब से तो अमेरिका सिर्फ टॉम हॉक मिसाइल पर ही 500 करोड़ खर्च कर चुका है, जबकि वर्ष 2026 के लिए अमेरिकी सेना सिर्फ 57 टॉम हॉक मिसाइल खरीदने की प्लानिंग कर रही थी। यानी जितनी मिसाइल्स इस साल खरीदी जा रही हैं उसमें लगभग 3 गुना ज्यादा का इस्तेमाल
अमेरिका कर चुका है। पिछले 5 वर्षों में आपको बताएं, अमेरिका ने ऐसी सिर्फ 322 मिसाइल्स खरीदी हैं और इसका भी लगभग आधा स्टॉक ईरान युद्ध में इस्तेमाल हो चुका है। यानी कि हथियारों का जो भंडार अमेरिका ने इतने वर्षों से जमा किया, अब वो तेजी से खत्म होता जा रहा है। और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि इस स्टॉक को दोबारा भरने में कई वर्षों का समय लग सकता है। कुछ और जानकारी आपको समझिए.com के द्वारा हम देना चाह रहे हैं। अब आपको बताएंगे अमेरिकी मीडिया का क्या दावा है, मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम को क्या कहा जा रहा है। यह युद्ध अब अमेरिका के लिए एक सैन्य चुनौती के साथ साथ औद्योगिक और आर्थिक चुनौती भी बन चुकी है, क्योंकि अमेरिकी सेना ने 14 दिनों में ईरान के लगभग 15,000 लक्ष्यों पर हमले किए और ऐसे हमलों में बहुत महंगी मिसाइल्स और प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स का इस्तेमाल होता है। अमेरिका अपने महंगे हथियार तेजी से खर्च कर रहा है, जबकि ईरान अपने बेहद सस्ते ड्रोन्स और मिसाइल से उनका जवाब देता नजर आ रहा है। ईरान के ऐसे हमलों को रोकने के लिए अमेरिकी हथियार तेज रफ्तार से खत्म हो रहे हैं और ये वो हथियार है जो सस्ते ड्रोन्स को रोक रहे हैं और ये महंगे हैं। अमेरिका का एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है पैट्रियोट और यह सिस्टम पश्चिमी एशिया में कम से कम 7 देशों में तैनात है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान युद्ध के पहले कुछ दिनों में ही 800 पैट्रियट मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया और इनसे ईरान के लगभग 2000 ड्रोन हमलों और 500 बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमलों को रोका गया था। अब हैरान करने वाली बात यह है दर्शकों कि यूक्रेन को पिछले 4 वर्षों में सिर्फ 600 पैट्रियट मिसाइल्स दी गई और यूक्रेन युद्ध के 4 वर्षों में जितनी पैट्रियट मिसाइल्स इस्तेमाल की गई उससे भी ज्यादा पैट्रियट मिसाइल्स ईरान के पिछले कुछ दिनों में ही खर्च हो चुकी है। हालांकि वर्ष 2025 में सिर्फ 620 पैट्रियट मिसाइल्स का ही निर्माण हुआ था, जो अब तक का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन था। लेकिन इस प्रोडक्शन से ज्यादा मिसाइल्स इस युद्ध के पहले कुछ दिनों में ही खर्च हो चुकी है और पैट्रियट की एक मिसाइल 36 करोड़ की होती है। कुछ और विशेष जानकारी आपको समझिए.com के द्वारा हम देंगे। अमेरिका का एक और एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है थाड और यह किसी बैलिस्टिक मिसाइल, फाइटर जेट या ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर सकता है। पहले अमेरिका इस सिस्टम को 96 मिसाइल्स हर वर्ष बना रहा था। एक साल में 96 मिसाइल्स बनाता था अमेरिका, लेकिन अब इसका उत्पादन 4 गुना बढ़ाकर यानी कि 400 मिसाइल्स किया जा रहा है और इसकी एक मिसाइल की कीमत है 135 करोड़। एक अनुमान के मुताबिक पिछले वर्ष जून में ईरान युद्ध के सिर्फ 12 दिनों में ही अमेरिका ने इसे एयर डिफेंस सिस्टम की 150 मिसाइल्स का इस्तेमाल कर लिया था। यह जब पिछली बार की बात है जब पिछले साल अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, तब अमेरिका के लिए सबसे बड़ी समस्या सिर्फ उसके हथियारों का घटता स्टॉक नहीं, नई मिसाइल्स बनाना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन मिसाइल्स का प्रोडक्शन बहुत धीरे धीरे होता है और बहुत महंगा है। साथ ही इन्हें बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगता है। किसी हथियार का ऑर्डर देने से लेकर अमेरिकी सेना को उसकी डिलीवरी मिलने तक इसे पूरे कम में कई वर्ष लग जाते हैं। अब एक नए थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के लिए वेटिंग पीरियड इस समय लगभग 3 वर्ष का बताया जाता है, जबकि पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 2 से 3 वर्षों का समय लगता है। आपको बताएं कि मिसाइल्स के अलावा अमेरिका के ड्रोन्स भी तेजी से नष्ट हो रहे हैं। वर्ष 2024 में अमेरिका के पास लगभग 230 MQ रिपर ड्रोन्स थे, लेकिन पिछले 3 वर्षों में इसका लगभग 10% यानी कि 23 ड्रोन्स नष्ट हो चुके हैं अलग अलग युद्ध में। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि अमेरिकी सेना के पास हथियारों की कोई कमी नहीं, अमेरिका के पास अनलिमिटेड हथियार है और इनका इस्तेमाल ईरान युद्ध में खुलकर किया जा रहा है। और ये पूरी दुनिया देख रही है कि अमेरिका के पास जिस तरीके से लिमिटेड यहां पर हथियार है, अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि हमारे पास हथियारों का जखीरा है। और अब आपको मैं बताऊंगी तेल में लगी आग। ईरान युद्ध की वजह से अब तक दुनिया भर के 90 देशों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। कई देशों में डीजल, केरोसिन, LPG सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। सबसे पहले आपको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बतलाएंगे। पाकिस्तान में पेट्रोल लगभग 27%, मालदीव्स में 23%, चाइना में 12.5% महंगा हो चुका है। श्रीलंका में भी पेट्रोल के दाम अब तक 8% बढ़ चुके हैं। हमारे एक और पड़ोसी देश नेपाल में पेट्रोल
15 और डीजल 10% महंगा हो गया है। इस युद्ध की वजह से ताइवान में पिछले एक महीने में पेट्रोल 52% महंगा हो गया है। लाहौस की बात करें, लाहौस में पेट्रोल 33% और ऑस्ट्रेलिया में 19% महंगा हो गया है। अब आप पश्चिमी देशों पर इस युद्ध का असर देखिए। अभी तक तो हमने आपको पड़ोसी देशों के बारे में बता रहे थे। अब अमेरिका में पेट्रोल 17%, जर्मनी में 16%, स्पेन में 15%, स्वीडन में 14% महंगा हो गया है। जबकि हमारे देश में अभी तक इस युद्ध की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई वृद्धि नहीं की गई है। लेकिन दुनिया के कम से कम 90 देश ऐसे हैं जहां पर अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। ये तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं कि इस व्यापक युद्ध का कितना भयंकर असर पड़ा है। 19 दिन का ईरान युद्ध अब सिर्फ रणनीतिक या सैन्य टकराव नहीं रहा, बल्कि ये एक बड़े मानवीय संकट में बदलता जा रहा है। अब तक कुल 2428 मौतें हो चुकी हैं। इन मौतों को लेकर भी ट्रंप पर हमले हो रहे हैं। अब तक सामने आए आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान खुद ईरान को उठाना पड़ा है, जहां इजराइल और अमेरिका के हमलों में 1444 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा आपको बताएं कि लेबनान में भी इजरायली हमलों के कारण 912 लोगों की जान चली गई है, जो इस संघर्ष के फैलते दायरे को दिखाता है। दूसरी ओर ईरान की जवाबी कार्रवाई में कई देशों को भी नुकसान हुआ है। इराक में 29, इजराइल में 15, कुवैत में 6, बहरीन और सऊदी अरब में 2-2 लोगों की मौत दर्ज की जा चुकी है। वहीं यूएई की आपको बताएं, वहां 8 और ओमान में 3 लोगों की जान गई है। इस युद्ध में विदेशी सैनिक भी अछूते नहीं रहे। ईरानी हमलों में 13 अमेरिकी सैनिकों और 1 फ्रांसीसी सैनिक की मौत की पुष्टि हो गई है। ये आंकड़े इस बात का संकेत है कि ये युद्ध अब सीमित क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा, बल्कि इसका असर कई देशों तक फैल चुका है। हर दिन बढ़ती मौतों की संख्या इस बात की गवाही दे रही है कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। अगर जल्द ही इस संघर्ष पर काबू नहीं पाया गया तो ये आंकड़े और भी भयावह हो सकते हैं और पूरी दुनिया के लिए एक गहरी मानवीय और आर्थिक चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि ये युद्ध के 19वें दिन भी तमाम देश रुकने को तैयार नहीं हैं। आर्थिक नुकसान हो रहा है, गैस के संकट आ रहे हैं। कुछ और जानकारी ईरान युद्ध को लेकर ताजा खबर आपको बता दें। इजराइल ने अली लारिजानी के बाद ईरान के खुफिया मामलों के मंत्री इस्माइल खतीब को मार गिराने का दावा कर दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने इसकी जानकारी साझा कर दी है। काट्स ने इस कार्रवाई की घोषणा करते हुए कहा कि आज सभी मोर्चों पर बड़ी घटनाएं देखने को मिल सकती है। हालांकि उन्होंने इसका विस्तृत विवरण नहीं दिया। खतीब की मौत से पहले इजराइल ने शीर्ष ईरानी सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी और अर्धसैनिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के वासिज बल के प्रमुख को मार गिराया। इजरायली वायुसेना ने तेहरान में की गई एयर स्ट्राइक में इस्माइल खतीब को मारने का दावा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्स की खुफिया जानकारी के आधार पर वायुसेना ने यह स्ट्राइक की। खतीब को साल 2021 में अली खामेनी ने ईरान के खुफिया मामलों का मंत्री नियुक्त किया था। पद पर रहते हुए खतीब ने मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस का नेतृत्व किया, जो तेहरान की मुख्य खुफिया एजेंसी है। इस एजेंसी को जासूसी, निगरानी और खुफिया ऑपरेशंस चलाने में महारत हासिल थी और यह दुनिया भर में खासकर इजराइल के खिलाफ ऑपरेशंस को अंजाम देती रही है। बताया तो यह भी जा रहा है कि हाल के विरोध प्रदर्शन के दौरान खतीब की अहम भूमिका थी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कार्रवाई में विशेष योगदान दिया था। इसके अलावा खतीब पर दुनिया भर में इजरायली और अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ गतिविधियां चलाने का आरोप भी दर्ज है। जी हां, और यही वजह है कि ईरान वर्सेस अमेरिका इजरायल की लड़ाई बेहद विध्वंसक होती जा रही है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी की इजराइल हवाई हमले में मौत के बाद पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिका और इजराइल को कड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि किसी एक नेता के जाने से ईरान की राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक संरचना पर कोई असर नहीं पड़ेगा और देश
अपनी नीतियों और रणनीतियों के साथ आगे बढ़ता रहेगा। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने इसे पूरे संघर्ष के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वॉशिंगटन को इसके मानवीय और आर्थिक नुकसान की जवाबदेही लेनी होगी। उन्होंने यह भी कह दिया कि मौजूदा युद्ध तभी समाप्त हो सकता है जब ईरान को हुए नुकसान की भरपाई की जाए और उसकी संप्रभुता का सम्मान किया जाए। एक निजी चैनल से बातचीत में अराक्ची ने यह कहा कि ईरान अपने हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगा। उन्होंने लारिजानी की मौत को बलिदान बताते हुए कहा कि यह घटना ईरान की नीतियों को कमजोर नहीं बल्कि और अधिक मजबूत करेगी। लारिजानी जो ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख थे, तेहरान के पास उनकी बेटी के घर पर हुए इजरायली हवाई हमले में वो मारे गए। इस हमले में उनके बेटे मुर्तजा लारिजानी की भी मौत हो गई है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की मौत का जिक्र करते हुए कहा, इतने बड़े नेतृत्व परिवर्तन के बावजूद भी देश की शासन व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि व्यवस्था व्यक्ति से बड़ी होती है और ईरान इसी सिद्धांत पर आगे बढ़ रहा है। वर्तमान सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी के नेतृत्व में भी देश अपनी नीतियों को और जारी रखेगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बात करते हुए अराक्ची ने दोहरा दिया कि देश का रुख पहले जैसा ही है। उन्होंने कहा कि परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को लेकर ईरान पर लगाए जा रहे आरोप राजनीतिक है और पश्चिमी देशों द्वारा दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने यह भी याद दिला दिया कि पूर्व में जारी एक धार्मिक फतवे के तहत अयातुल्ला अली खामेनी ने परमाणु हथियारों के निर्माण का विरोध किया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा कि युद्ध के बाद इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के लिए एक नया रीजनल प्रोटोकॉल तैयार किया जाना चाहिए ताकि सभी देशों के हितों की रक्षा हो सके। उन्होंने चेतावनी दे दी कि वर्तमान परिस्थितियों में ईरान इस मार्ग से अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों तक ऊर्जा आपूर्ति नहीं होने देगा। और फिलहाल समझिए.com में यह विस्तृत जानकारी हमने दे। अब रुख करेंगे आज की हेडलाइंस का और बड़ी खबर सामने आ रही है।